में शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, मेयर रामपाल सिंह, डीएम उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित शहीद उधम सिंह की प्रतिमा और चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहीद उधम सिंह को नमन किया। श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद सभी ने कहा कि शहीद उधम सिंह के साथ ही देश के वीर शहीदों की कुर्बानी, बलिदान को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिनकी कुर्बानी और त्याग के कारण हम सभी नागरिक स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सभी ने कहा कि युवा देश का भविष्य है। युवाओं को शहीदों के सपनों का साकार करने के लिए देश और समाज को मजबूत बनाने का काम करना होगा। मैं आते ही मैंने शहीद उधम सिंह जी को प्रणाम किया, जिनके नाम से ये नगर बसा है। और जलियांवाला बाग के खिलाफ जो उन्होंने किया, वास्तव में प्रेरणादायक है। और आजकल के नौजवानों को मात्र एक दिन उनकी पुण्यतिथि पर या जन्मतिथि पर उनको याद करने से काम चलने वाला नहीं है। हमें उधम सिंह जैसा बनना चाहिए, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। ये संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते एनएच कई जगह से टूटकर बह गया, जिस कारण चमोली में बद्रीनाथ मार्ग और उत्तरकाशी में भी बार बार मार्ग बाधित हो रहा है। चारधाम यात्रा में अब तक कुल 36 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं, जिसमें गंगोत्री में लगभग 6.5 लाख और यमुनोत्री में 5.5 लाख, वहीं केदारनाथ में 11.5 लाख, बद्रीनाथ में 11 लाख और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि राज्य में हो रही बारिश के कारण चारधाम यात्रा बाधित हो रही है। बावजूद इसके तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। जिस प्रकार इस साल चारधाम यात्रा चल रही है और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बनेगा। जानते हैं कि वर्तमान में लगातार भारी वर्षा हो रही है और लगातार सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है। इसके कारण से यात्रा बाधित हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार से वर्तमान में यात्रा चल रही है और जो अब तक के आंकड़े हैं, उससे हमारा अनुमान है कि इस वर्ष जो चारधाम यात्रा है वो एक नया रिकॉर्ड अपना कायम करेगी। कोटद्वार में पनियाली गदेरे में आए उफान के कारण प्रभावित हुए लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। मंगलवार को बाढ़ प्रभावितों ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि जब नेताओं को वोट की जरूरत होती है तो वह रात दिन उन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद कोई भी उनकी सुध नहीं लेता। पनियाली गदेरे में आए उफान के कारण सबसे अधिक नुकसान कोड़िया वाले इलाके में हुआ है, जहां अभी भी मलबा लोगों के घरों के अंदर भरा हुआ है, लेकिन सरकार कोई भी नुमाइंदा मदद को नहीं पहुंचा। पिछले 5 सालों से देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहे कार्य जनता के लिए मुसीबत बन गए हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी को लेकर पक्ष और विपक्ष में आए दिन खूब राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन वहीं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल लगातार कार्यों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगा रहे हैं। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्य राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी स्थानीय विधायक खजान दास स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं होने के काफी खफा थे। अब वहीं राजपुर विधायक खजाना दास ने सीएम धामी को धन्यवाद देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी पर बैठक लेने के साथ ही ठेकेदारों को निलंबित करने की कार्रवाई हुई। स्मार्ट सिटी के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ी बैठक की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम अधिकारी उस बैठक में थे और ऐसे ठेकेदारों को निलंबित किया, उनसे काम छीना गया जो ठेकेदार बरसों से काम
बड़े बड़े ठेके लिए हुए थे, किंतु काम की रफ्तार बहुत ही धीमी थी, घटिया किस्म की क्वालिटी थी। उन ठेकेदारों को निलंबित किया और अब आज की डेट में उत्तराखंड की जो हमारी कार्यदायी संस्था है, चाहे लोक निर्माण विभाग हो और चाहे सिंचाई विभाग हो, जल निगम। हरिद्वार जनपद में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जहां खड़ी फसलों को खासा नुकसान हुआ तो लोगों के घरों में भी पानी भर गया। वहीं इसी जल प्रलय में हजारों की संख्या में बेजुबान जानवर भी प्रभावित हुए हैं। इधर पशुपालन विभाग का शुरुआती आंकड़े 22,000 बेजुबानों के प्रभावित होने की बात कर रहा है। ऐसे में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन कर आंकड़े जुटाने के आदेश दिए हैं। को तो ज़रूर इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा मिल जाएगा और जिन पशुओं की आपदा के दौरान डेथ हुई है वो पूरा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और फिर जो भी फैसला लिया जाएगा वो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पशुपालकों और किसानों के हित में होगा। पौड़ी जिले में थलीसैंण, चौथन और पीठसैंण क्षेत्र को आपस में जोड़ता एकमात्र मोटर पुल भारी बारिश के बाद ढह गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान पुल पर कोई आवाजाही नहीं हो रही थी। दरअसल 20 जुलाई को बादल फटने की घटना के बाद से मोटर पुल पर खतरा बना हुआ था। पुल के आसपास की सड़क पहले ही टूट चुकी थी। वहीं थलीसैंण क्षेत्र में बीते दिन हुई भारी बारिश के कारण मोटर पुल ढह गया। पुल के टूट जाने से चौथन पीठसैंण का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। हालांकि अब पुल को दोबारा से बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। दिनेशपुर में किसानों ने भूमि बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हुए दुर्गापुर में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में किसानों ने बाजपुर की संघर्ष समिति को समर्थन देने की बात कही। बाजपुर के किसान 20 गांवों की भूमि को लेकर संघर्षरत हैं। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार किसान विरोधी है। आज जो हमने यहाँ पे बैठक की है, हमारी जो किसानों की ज़मीनें जो बाजपुर में सीलिंग में जा रही हैं, 5,000 एकड़ ज़मीन है जिस पे ये सरकार हमारे किसानों को शुरू से ही परेशान करती आई है। बिलासपुर से और ये जो हमारे किसानों को परेशान किया जा रहा है, बाजपुर में 20 गांव हैं, उसमें सभी जातियों के हैं व्यक्ति और किसानों को बिल्कुल बेदखल कर रही है सरकार। उस पर सीलिंग का ऑर्डर सुना चढ़ा दिया है, देखा भी हमने, तो उसके चलते आज धरने का उसका ऐलान किया गया है। धरने का वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इधर दून मेडिकल कॉलेज में ऐसे मरीजों का तांता लगा हुआ है। वहीं आई फ्लू के पेशेंट की संख्या में इजाफा देखते हुए अस्पताल प्रबंधन भी लगातार लोगों से आइसोलेट होने को कह रहा है। दून मेडिकल कॉलेज के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष सोडी ने कहा कि आई फ्लू से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाने वाली बीमारी है। यह एक प्रकार का वायरस है। देखिए, जो आई फ्लू है इसको जनरली हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको एडिनो वायरस बोलते हैं। ये एक जनरली फैलने वाली डिजीज़ है जिसको जो कि एक तरीके से वायरल डिजीज़ है। तो इससे रोकथाम के लिए हमें जिसको भी ये चीज़ हुई है उसको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना होगा। जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को सबसे पहले सेपरेट करना होगा। और अगर जैसे ही आपको लगता है कि आपकी आंख में थोड़ी सी भी जलन, सूजन या फिर लाली आ रही है, तुरंत आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए और उचित उपचार लीजिए। दून अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ सुनील मलिक ने बताया कि इस समय बरसात के मौसम में बच्चों में डेंगू फैलने का ज़्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए हैं। साथ ही अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें। अगर पानी जमा होगा तो उससे लार्वा बनेगा, फिर उससे डेंगू का मच्छर पनपेगा। अपने घरों के आसपास दवा का छिड़काव भी बरसात में करते रहना चाहिए। बरसात में डेंगू और मलेरिया, और ये हमें पता है कि ये मच्छरों से होते हैं और अक्सर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो प्रिकॉशंस होते हैं, चाहे वो दवा का छिड़काव हो
और बाकी सारे प्रिकॉशंस जो हमें करने हैं अपनी तरफ से वो ये करना है कि अपने घर के आसपास मच्छरों का जमाव ना होने दें, यानी कि पानी का जमाव ना हो। पानी का जमाव से ही मच्छर पैदा होते हैं, तो पानी का जमाव ना होने दें, वो ध्यान रखना है। चाहे वो कूलर के अंदर हो, चाहे वो आसपास गड्ढा हो, नाली हो, तो पानी बहता रहना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। अब यदि आपका चालान कट गया है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अब पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अब लोग घर बैठे ही ई चालान का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। वहीं यातायात अधीक्षक देहरादून सर्वेश पवार ने बताया कि घर बैठे भी अब व्यक्ति चालान का भुगतान कर सकता है। देहरादून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर अपना चालान नंबर डालकर UPI ID से भी चालान का भुगतान कर सकते हैं। सर्वेश पवार ने बताया कि यह जरूरी नहीं है कि आपको ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय आकर ही चालान का भुगतान करना पड़े। ऑनलाइन घर बैठे भी चालान का भुगतान बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसमें हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारी जो ट्रैफिक देहरादून ट्रैफिक की वेबसाइट है, आप उस पर जाके अपना चालान नंबर डाल के जो है वहाँ से अपनी UPI ID से भी जो है चालान अपना भुगतान कर सकते हो। तो आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिक ऑफिस आना है उसके लिए, तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी जो है अपना चालान जो भुगतान कर सकते हो उसका। पौड़ी शहर के नए बस अड्डे के समीप 20 से 25 आवारा कुत्तों को आतंक रोकने का नाम नहीं ले रहा है। इस क्षेत्र में आवारा कुत्ते किसी न किसी पर हमला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कुत्तों के झुंड ने 2 बकरियों का शिकार किया था, जिसके बाद नगर पालिका में स्थानीय लोगों ने मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं स्कूल जा रही 5 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। इधर बच्ची की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने कुत्तों को वहां से भगा दिया, लेकिन इस हमले में बच्ची पूरी तरह से घायल हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल बच्ची को जिला अस्पताल पौड़ी ले गए। बच्ची को गंभीर हालत के चलते ऋषिकेश के एम्स अस्पताल रेफर किया गया। मांग करता हूं सर उत्तराखंड सरकार से, जो अभी तो मेरे बच्ची को काटा है, 2 बार बाद में भी कोई बच्चे को काटेगा, और ये जो ये कुत्ते का है ना, इनका कुछ इलाज करे, प्रशासन से ध्यान जाए सर। ये स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है कि इस समय कुत्तों का आतंक इस सीजन में और इस महीने कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और ये एनिमल एक्ट के अधीन भी आता है। हमने पिछली बार भी तमाम तरह की कोशिशें की थी, उस समय भी लोगों ने कई तरह की चर्चाएं की, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो बच्ची, मैं शुरू में यहाँ आ गया था और वो खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने उसका टांके वगैरह लगाए हैं। बच्चे की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, क्योंकि बच्चे को काफी जगह काटा होता है, सर पे तो काफी बड़ा ही काटा होता है बच्चे को, गर्दन पे काटने निशान पड़े थे, बच्चे के पूरे शरीर में खरोंच के निशान पड़े हुए थे। तो फिलहाल तो ये बच्चे को हमने फिलहाल स्टेबल करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दिया, एंटीरेबीज की वैक्सीन लगा दी, बच्चे को टीटी लगा दी, बाकी ट्रीटमेंट बच्चे को भर्ती करके बाकी। कोटद्वार में तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। जानकारी के अनुसार सिताबपुर निवासी पारस रावत अपनी बाइक से BEL रोड की ओर तेज रफ्तार से जा रहा था। इस दौरान स्पीड ब्रेकर पर अचानक बाइक उछल गई, जिससे बाइक सवार पारस सिर के बल सड़क पर जा गिरा। इस हादसे में पारस की मौके पर ही मौत हो गई। यदि युवक ने हेलमेट लगाया होता तो उसकी जान बच सकती थी। जो अभी एक्सीडेंट केस हमारे पास आया है वो 26 साल का एक मेल लड़का है, तो उसको काफ़ी गंभीर चोट लगी थी, लेकिन वो जब आया तो मृत अवस्था में आया और काफ़ी खून बह गया। जहाँ तक मानना है कि ऑन द स्पॉट शायद वो वहीं एक्सपायर हो गया, बट यहाँ पे आके ब्रॉड डेड ही था, काफ़ी ज़्यादा खून बहा है। मंगलोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ युवक गंग नहर में युवक की तलाश जारी। युवक के पिता ने जताया हत्या का अंदेशा। मंगलोर से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के लापता हो जाने के बाद गंग नहर में पुलिस गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कर रही है। युवक के पिता ने आशंका जताई कि उसकी हत्या की गई है। उसे धक्का देकर कई लोगों ने उसे गगन में डूबते हुए देखा था।
ये मेरा लड़का जो है विशु कुमार, उम्र करीब ऐसी होगी 22-23 वर्ष। ये 28 तारीख में लगभग 5:30 बजे करीब इसको 3-4 लड़के दुकान पर से बुला कर लाए और इनमें पता नहीं नोक जो क्या हुई कि वहाँ से लोगों ने बताया कि वहाँ से नहर के पुल से उसे यहाँ धक्का दे दिया। कुछ लोग थे यहाँ से जो नज़रपुरे के बचाने के लिए कूदे, लेकिन वो जब तक वो बचाते तो वो डूब चुका था। और कुछ लोगों को पुलिस में शक के आधार पर पकड़ के भी लाई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वे नहीं थे, लेकिन लोग आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि वे यहाँ थे। बेंगलुरु में आयोजित एशिया ओशिनियाई चैंपियनशिप में द्वारहाट के विनय शाह और उसकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन सहित 6 देशों की टीमों ने भाग लिया था। बेंगलुरु में आयोजित इस प्रतियोगिता में विनय ने 100 किलोमीटर अल्ट्रा रनिंग दौड़ के पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।